हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, इस चैनल का मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। आज के दिन रिलैक्सो में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है और उसी के साथ आज के दिन रिलैक्सो 823 रुपये पे क्लोजिंग करते हुए मिला है। अगर टॉप से कैलकुलेट करें तो रिलैक्सो ऑलमोस्ट 45% टूट चुका है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अपडेट ये देखने को मिल रही है कि रिलैक्सो का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है। जैसा कि आप लोग एनएसई की वेबसाइट पर देख सकते हो कि आज ही के डेट के दिन रिलैक्सो का शेयर होल्डिंग अपडेट होते हुए देखने को मिला है। तो चलिए मैं ऊपर बता देता हूँ कि इस अपडेट के अंदर क्या क्या देखने को मिला है। अगर वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट पे मार्च मंथ का भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ टाइम में अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इस अपडेट में जो सबसे बड़ी चेंज देखने को मिल रही है वो है प्रमोटर्स ग्रुप का शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा है, जो कि 71.25 जाकर हो चुका है और एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी घटी है, टीआईए की थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद प्रोमोटर्स का रिएक्शन हम लोग को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस अपडेट में जो मेनली देखने को मिला प्रोमोटर्स ग्रुप की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले केपीआईटी में जेपी मॉर्गन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिली थी, जहां पर जेपी मॉर्गन का कहना था इस स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 450 रुपये के आसपास जाकर रुकने वाला है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इस कंपनी की पी वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और जब ये रिपोर्ट आई थी जेपी मॉर्गन की, तब उस टाइम कंपनी की पी वैल्यू ऑलमोस्ट 70 के आसपास देखने को मिल रही थी। वहाँ से करेक्ट होते हुए अभी करंट टाइम में पी वैल्यू 62 का देखने को मिलता है। तो अब बात ये आती है, क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट पॉसिबल है या फिर नहीं। तो चलिए इसके लिए इतिहास के पन्ने को कुछ टटोल लिया जाए। कुछ वक्त पहले ऐसे ही कमेंट्री टाटा नेक्सिस में भी एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखने को मिला था, जहां पर ब्रोकरेज हाउस क्लियरली कह रहे थे कि ये स्टॉक की प्राइस इतनी हाई पे सस्टेन नहीं करने वाली। इतनी हाई कहने का मीन्स ऑलमोस्ट ये स्टॉक 11,000 के आसपास पहुंच चुका था और उस टाइम इस कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 80 के आसपास देखने को मिल रही थी। तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे उस टाइम ये स्टॉक नहीं टिक पाएगा, जिस वजह से उन्होंने इसे लगभग 4,500 के आसपास का टारगेट दिया था। और उसके बाद जो मार्केट में जो धुनाई शुरू हुई थी, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5700 के आसपास गिर चुका था। जैसा कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हो कि इसका जो लो देखने को मिल रहा है ये लगभग यहाँ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट इस पीक के आसपास आई थी और ये कंटिन्यूस गिरावट होते हुए इतना लंबा जाकर गिर चुका था। और यही चीज़ केपीआईटी में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसके वैल्यूएशन पे डाउट खड़ा किया है। और करेंट टाइम की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी में बहुत ही बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली थी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, लेकिन केपीआईटी में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि केपीआईटी में भी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी धुनाई हो सकती है। और अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप में टाटा लैक्सिस का जो नाम है उसमें टाटा नाम जुड़ने से ही उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन केपीआईटी में ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता है कि कोई ये कंपनी कोई बड़ी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये कहा जा सकता है कि नियर टर्म में इसमें एक बड़ी धुनाई होनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कंपनी का अच्छी रिजल्ट लाकर पोस्ट कर दे Q4 का, तो पी वैल्यूएशन खुद से नीचे जाने लगता है और स्टॉक प्राइस ऊपर। तो चलिए बहुत कुछ डिपेंड करता है केपीआईटी के Q4 के रिजल्ट पर। आज के दिन सोना कांस्टेंट में लगभग 1% की गिरावट हुई है और उसी के साथ सोना कांस्टेंट 418 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो बड़ी गुड न्यूज़ सोना कांस्टेंट की तरफ से देखने को मिल रही है कि सोना कांस्टेंट अपने एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जहाँ पर सोना कांस्टेंट पुणे में एक और प्लांट ओपन करने वाला है, जिसकी लागत मूल्य है 529 मिलियन। अगर इस कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स में पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को आप लोग अपने स्टडी पर्पस के लिए रडार पर भी रख सकते हो। आज के दिन टाइटन्स में लगभग 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिली है और उसी के साथ टाइटन्स 2578 रुपये पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और इस तेज़ी के पीछे का जो बड़ी रीज़न सामने आती है वो है कि
इस कंपनी का Q4 रिजल्ट में इसकी रेवेन्यू में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि ये कंपनी एक लार्ज कैप बन चुकी है और ये अब कितनी बड़ी होगी, अब इसमें ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले 5 सालों का रिटर्न देख ले। तो 5 सालों में एक ब्लू चिप कंपनी होने के नाते 161% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब बात ये आती है ये कंपनी कितनी बड़ी होगी। अगर ये स्क्वायर एक तो हम लोग एज्यूम करके चलें ये एक समुंदर है और इस समुंदर में एक टाइटन्स है, टाइटन नाम की एक मछली है, तो ये मछली मात्र समुंदर का 6% मार्केट ही कैप्चर कर पा रही, मीन्स 6% ही समुंदर का अपने अंदर समेट पा रही है। तो मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मछली की साइज़ नहीं, समुंदर की साइज़ देखो कि समुंदर अभी कितनी बड़ी है। आप लोग आसपास में भी देखते हो कि ज्वेलरी के लिए कितने सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर अभी के टाइम में भी देखने को मिलते हैं। और टाइटन्स की बात करें तो ये मार्केट का टोटल मार्केट का लगभग 6% के आसपास ही कैप्चर कर रखा है। तो अभी भी कंपनी के सामने बहुत ही बड़ा मार्केट ओपन है। तो यहाँ से भी मार्केट में ये कंपनी खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है। परंपरा के हिसाब से आज के दिन भी बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली है और उसी के साथ करंट टाइम में बजाज फाइनेंस 5830 रुपये पर ट्रेड करता है। बजाज फाइनेंस में जो नियर टर्म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है इसके कंपटीशन में बहुत सारे बैंक सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो बैंक के कंपटीशन की वजह से भी मार्केट में बजाज फाइनेंस के लिए थोड़ी नेगेटिव सेंटीमेंट बरकरार है। अगर बजाज फाइनेंस का मैक्स का चार्ट ओपन करें तो इस चार्ट पे जो देखने को मिल रहा है तो 2002 से रिकॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि 2002 से अभी तक बजाज फाइनेंस ने बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ा है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होती है तो वो कंपनी को किसी भी मुसीबत से कंपनी को बाहर निकाल लेती है। सपोज चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। 2 गाड़ी है, एक है मर्सिडीज। अगर मर्सिडीज का ड्राइवर कोई नौसिखिया हो तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो ये अपनी डेस्टिनेशन तक गाड़ी नहीं ले जा सकता है, लेकिन एक कोई भी खटारा सी गाड़ी हो और इसका ड्राइवर एक बहुत एक्सपीरियंस हो तो इस खटारा गाड़ी को भी एक डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये कंपनी को भी ये सभी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगी। आज के दिन LNT में लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और वहीं पर अगर हम लोग 52 वीक हाई देखें और आज का हाई देखें तो दोनों ही सेम है, यानी कि आज के दिन ही LNT ने 52 वीक हाई लगाया और इस 52 वीक हाई लगाने के पीछे की वजह है LNT ने एक हाइड्रोकार्बन का प्रोजेक्ट जीत लिया है। लेकिन इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक रिटेल इन्वेस्टर्स को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इसके 1 साल का चार्ट का रिटर्न देखें तो 1 साल में एक अच्छी खासी रिटर्न 30% का देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में मात्र 70% का रिटर्न इस कंपनी ने ला कर दिया है। और मैक्स में देखें तो मैक्स में आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट में उठापटक थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन चार्ट का जो ग्रोथ है वो अपवर्ड देखने को मिलता है। ये कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। अगर इतना ज़्यादा स्लो आप लोग हैंडल नहीं कर पाओगे तो ये कंपनी में आप लोग बोर होकर लॉस में भी एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना होगा। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न देने का जो मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और काफ़ी ज़्यादा उठा पटक कर आगे बढ़ती है ये कंपनी। आज के दिन टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 8% का हाई लगाया था और उसी के साथ करेंट टाइम में टाटा मोटर्स 460 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी जो है इसकी सब्सिडरी कंपनी की तरफ से एक अच्छा रिजल्ट ना पोस्ट होने की वजह से टाटा मोटर्स में भी ओवरऑल गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन करेंट टाइम में जो सब्सिडरी कंपनी यानी कि जगुआर और लैंड रोवर, जिसे लोग शॉर्ट में JLR भी कहते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, जिस वजह से टाटा मोटर्स का उम्मीद है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ टाटा मोटर्स ने आज के दिन 8% की रैली दिखाई है। हाल में ही हम लोगों ने एक रिपोर्ट में देखा था कि अगर इसकी सब्सिडरी कंपनी अच्छे से वर्क करने लगे या फिर सिंपली कहो तो टाटा मोटर्स पूरी
कंपनी ओवरऑल पूरी कंपनी एक अच्छी तरह से वर्क करने लगे तो इसके डेथ में लगभग 60% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आज के दिन हेरिटेज फूड में लगभग 4% की या फिर सिंपली कहें तो 4.5% की गिरावट देखने को मिलती है और उसी के साथ हेरिटेज फूड 165 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और जब हम लोग इसके मैक्स की चार्ट ओपन करें तो मैक्स में कंपनी ने एक अच्छी खासी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है और 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 55% का नेगेटिव रिटर्न। इस कंपनी को कवर करने का जो सबसे बड़ा मोटो है वो नाम है विजय केडिया सर, जहाँ पर विजय केडिया सर ने मार्च मंथ का जो प्रोमोटर्स ग्रुप शेयर होल्डिंग ग्रुप अपडेट हुआ है उसमें विजय केडिया सर की जो होल्डिंग है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि विजय केडिया सर कंटिन्यूअस इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है तो ये कोई रीज़न नहीं होती है कि हम भी अपनी होल्डिंग्स को उस कंपनी में बढ़ाने लगे या फिर उस कंपनी की स्टॉक्स को खरीदने लगे। हम लोगों को पहले स्टडी करना होगा कि इस कंपनी में पोटेंशियल कितना है, कितनी बड़ी रिस्क देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग मान लो कि विजय केडिया सर की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्या ये आपकी भी सेम ही होगी क्या? वाजिब सी बात है, इसका आंसर आप लोग ना में ही दोगे। अगर सभी लोगों का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है तो हम लोग को अपने हिसाब से ही देखना होगा कि क्या हम लोग इस कंपनी में इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अगर इसकी मार्केट कैप की तरफ भी नज़र डालें तो मार्केट कैप भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही है ये, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो मात्र 15,000 करोड़ की मार्केट कैप 1500 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। तो आने वाले कुछ समय में मैं कोशिश करूंगा कि हेरिटेज फूड पे